Good morning, students. We have done Lewis structures previously. Today we are initially going to do octet rule. Now what is octet rule? Octet rule says that the atoms of different elements combine. Combine means they make some sort of bond, combine to complete the octet in their valence shells. और यहाँ पे एक चीज और मेंशन करनी जरूरी है कि जिनके लिए ऑक्टेट पॉसिबल है वो तो 8 और डुप्लेट in case of some elements like we can take the example of hydrogen, lithium, beryllium. इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट करे. इनके लिए जो पॉसिबल है वो ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट कर लें. सो ये उस तरह से बॉन्डिंग करते हैं. सो ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल जो है उस हिसाब से उसके आगे लुईस और कोशर ने ये तो हमें बता दिया था कि एटम्स कंबाइन इसलिए करते हैं कि अपने वैलेंस शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन लाइक ए नोबल गैस या 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के वैलेंस शेल में होते हैं, तो वो भी एक नोबल गैस है. और बाकी नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो सभी एटम्स की टेंडेंसी होती है कि आइदर दे शुड हैव 8 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट वो कंबाइन करते हैं तो वो तो ठीक है. हाउ डू द एटम्स कंबाइन? तो इसके लिए इन्होंने डिफरेंट वेज बताए, जिसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड. इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड कब किसे कहेंगे कि जब 2 स्पीशीज हैं ए और बी, 2 डिफरेंट एटम्स हैं, और एक ये जो ए है ये क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफर कर देता है. तो ए पॉजिटिव हो जाएगा और बी एक्सेप्ट कर लेगा उसको, तो बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव. बी एनायन बन जाएगा और ये केटायन बन जाएगा. अब जस्ट बीइंग ऑपोजिटली चार्ज ए and B, they will attract each other. और इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा that will be purely electrostatic force of attraction, that will be just because of the opposite charges on them. तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड. So how do we define the attractive force which keeps 2 oppositely charged ions together and which are formed by complete transference of electrons from one atom to other atom. क्या कहा मैंने? The attractive force which keeps 2 oppositely charged ions together which are formed by complete transference of electron from one atom to the other. जिसको सूट करेगा वो अभी हम एग्जांपल लेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उनके बीच फिर बनने वाला जो बॉन्ड है उसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड कहेंगे. सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड वाज कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट में there are 2 things which have been joined. One is co and other is valent. Co जब भी हो तो this
is used for something which is mutual. तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, लेट अस से दिस इज Z एंड दिस इज Y, और एक इलेक्ट्रॉन Z ने कंट्रीब्यूट किया और एक इलेक्ट्रॉन Y ने कंट्रीब्यूट किया. अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी भी जरूरत थी, इसकी भी जरूरत थी, लेकिन इसके पास भी एक था, इसके पास भी एक था. अब दोनों ने पूल करके 2 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए. अब ये भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेगा और ये भी यूज कर लेगा. अदरवाइज इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन नाउ दे हैव शेयर्ड 1 ईच, सो टोटल हो गए 2, और दोनों पे इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार है. इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये म्यूचुअल शेयरिंग है, दोनों की सहमति से बराबरी की शेयरिंग है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक तुम्हारा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, दोनों पे हक मेरा भी और दोनों पे हक तुम्हारा भी. सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. अब कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से एक टाइप तो बन गई कोवेलेंट बॉन्ड 2A, और सेकेंड टाइप जो है म्यूचुअल शेयरिंग वाले ही इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी होती है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दिस इज COORDINATE. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या, या इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं. डेटिव बॉन्ड. नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड? X had a pair of electrons, और Z और anything, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था. 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, किसके थे? X के. लेकिन शेयर जो है वो X और Z दोनों करेंगे. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहेंगे? है ये भी शेयरिंग वाला ही केस, लेकिन कोवेलेंट में एक इलेक्ट्रॉन X का होना था, एक Z का होना था. कंट्रीब्यूशन भी दोनों की थी. अब शेयर तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट किसने किया है? वो केवल X ने किया है. तो आप ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कह सकते हैं, इट इज दैट टाइप, इट इज अ कोवेलेंट, not covalent. You can simply say that when the shared pair of electrons between 2 atoms is contributed only by one atom but is shared by both of them, such a bond is called coordinate bond or dative bond. इसमें और कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग तो दोनों में हुई है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में द इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज बीइंग शेयर्ड बेसिकली बिलोंग्स टू वन ऑफ द 2 शेयरर्स. बोथ हैव नॉट डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन पेयर. अब हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड को डिटेल में, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड को डिटेल में समझते हैं. आयनिक बॉन्ड के मेन फीचर्स क्या थे? इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसके बीच? बिटवीन 2 एटम्स. एंड द अट्रैक्टिव फोर्स विच keeps them together when they transfer electrons, one becomes A positive and other becomes B negative, then the ionic force of attraction, oppositely charge होने के कारण ये automatically एक दूसरे के साथ रहेंगे. then ये साथ रहने का जो इनका बंधन है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसी बंधन को, इसी अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. अब हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्यों लूज किया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट किया, ऐसा क्यों करते हैं एटम्स? लेट अस सी दैट. वी टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl. NaCl कैसे बनता है? 2 पार्टनर्स हैं इसमें, Na और Cl. यहां पे तो हाउ द थिंग स्टार्टेड. Na को आप देखें, it is 1s2 2s2
2p6 and last 3s1. सो यहां तक अगर आप देखें तो ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है. Na के पास नियॉन के सिवाय ये वाली चीज जो है ये एक तरह से कह लें फालतू है. अगर इसको लूज कर देता है तो बाकी जो बचता है वो क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है. Na इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बिकॉज बाय लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इट इज गोइंग टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ओके, Na की स्टोरी तो हमें समझ आ गई कि इसने ऐसा क्यों किया. इट बिकम्स Na1 पॉजिटिव एंड 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया. अब दूसरी तरफ हम देखेंगे Cl नेगेटिव को, Cl को देखिए. Cl आपका है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5. अगर आप इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो 3s2, 3p5, 2 प्लस इसका वैलेंस शेल ये चल रहा है ना, 2s2, 3s2, 3p5, दिस इज वैलेंस शेल. बाकी ये वाला तो इनर शेल्स हैं, इनका बाहर कोई इंटरेक्शन नहीं होती, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं. बाहर कौन इंटरेक्ट करेगा, ये वाला पार्ट इंटरेक्ट करेगा. अब आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन से नियरेस्ट नोबल गैस जो है, क्लोरीन से काफी पहले 10 एटॉमिक नंबर वाली या तो नियॉन थी और एक मतलब नियॉन क्लोरीन से पीछे है और आगे कौन सी है, आर्गन, दैट इज 18. सो 10 वाली तो इट इज क्वाइट फार अवे. क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कहीं इसके जैसा बनता है, इट इज नॉट पॉसिबल. और वैसे भी अगर 3s2, 3p5 को जस्ट एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये कॉन्फ़िगरेशन 17 + 1 दैट इज 18, 3p6 बिल्कुल आर्गन के जैसी हो जाएगी. सो अब क्लोरीन के सामने टारगेट क्या है कि मैंने आर्गन के जैसे बनना है. इसी चक्कर में ये क्या करता है, क्लोरीन जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम ने जो लूज कर रखा है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्लोरीन से ये बन गया क्लोराइड. क्लोराइड की कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली किसके जैसी है, आर्गन जैसी. ये क्लोरीन वाज न्यूट्रल, जब नेगेटिव हो जाता है तो हम इसे कहते हैं क्लोराइड. अब सोडियम क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोरीन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज दे हैव ऑपोजिट चार्जेस ऑन ईच अदर. और यहां से इनके बीच जो ऑपोजिट चार्ज के कारण अट्रैक्टिव फोर्स बना उसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड. इतनी सिंपल सी बात है. अब लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस CaF2. उसके लिए हमें पहले कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 20. 20 means 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2. If you see it carefully, तो ये सारा जो है इसका ये वाला पार्ट जो है इसको these are 18 इलेक्ट्रॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, आर्गन में. आर्गन के सिवाय इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा हैं. अगर ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो इसके पास वैसे भी इसका वैलेंस मतलब जो फिर उसके बाद बचेंगे तो 3s2, 3p6 हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल, 4s तो चला जाएगा अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो 2 + 6 इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा वैसे भी. अदरवाइज 4s में अगर इस प्रिंसिपल शेल में पूरे करने हैं तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 कहीं और से लेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो कैल्शियम को क्या सूटेबल है, कैल्शियम को सूटेबल है
कि ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव बन जाए और 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर दे। कैल्शियम 2 पॉजिटिव करते ही इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसे हो जाएगी? आर्गन की जैसी। और आर्गन के जैसे में भी क्या है? 3s2 3p6 इसके ये बचेगा बाहर। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए इसके आउटरमोस्ट शेल में। फिर 4s हैज बीन रिमूव, तो फिर आउटरमोस्ट यही बन जाएगा। अब बात करेंगे फ्लोरीन की। 2 फ्लोरीन्स हैं। चलिए 2 को तो हम बाद में, पहले फ्लोरीन को इंडिपेंडेंटली देखते हैं। फ्लोरीन हैज 1s2 2s2 2p5। दिस इज वैलेंस शेल ऑफ फ्लोरीन। इसमें 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और अदरवाइज इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगी नियॉन की जैसी। तो इसको ये टारगेट है, ऑक्टेट कह लें आप या नियॉन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कह लें, बात एक ही है। नाउ fluorine gets 1 electron and it becomes fluoride. But chlorine has lost 2 electrons. So 2 fluorine and 2 electrons and 2 fluorides. वैसे भी अब सब बराबर हो गया। तो ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव पहले बन चुका है, एक F नेगेटिव, दूसरा F नेगेटिव। नाउ ये 2 पॉजिटिव इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी, और ये भी दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके ऑपोजिटली चार्ज होने के कारण जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बन रही है, दैट इज अगेन कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और हुआ क्या है कायदे से? कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्टेट पूरा हो गया है, फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट पूरा हो गया है। तो दोनों का काम जो है इस तरह से चल रहा है। अब एक बात और याद रखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम जितने लूज करता है और या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कोई गेन करेगा। तो कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन्स दूसरा गेन कर रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। सो इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन फिर से सुन लें। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम while forming an ionic bond. While forming an ionic bond is called its electrovalency. अब हम इलेक्ट्रोवैलेंसी के बाद नेक्स्ट चीज क्या करेंगे? फैक्टर्स governing formation of आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड? देखिए, जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनता है तो सबसे पहला फैक्टर जो है उसमें क्या इन्वॉल्व है? एटम से केटायन बनता है। और हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा है कि व्हेन एन एटम इज कन्वर्टेड इनटू कैटायन बाय ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो पहला फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है एक आयनिक बॉन्ड के बनते वक्त, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप देखें, एक तरफ है सोडियम Na1 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस में हमें 495 किलो जूल एनर्जी चाहिए।
और अगर मैग्नीशियम क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं 2 लूज करता है, तो उसका हमने Mg2 पॉजिटिव बनाना है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिमूव करवाने हैं। सो Mg2 पॉजिटिव जब बनेगा तो इनिशियली वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ही रिमूव करवाने के लिए वी नीड 743 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए तो और ज्यादा मतलब इससे एक्स्ट्रा और एनर्जी लगने वाली है। अब आप यहां देख रहे हैं कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना जो है वो आसान है, कम एनर्जी इन्वॉल्व है। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाने जो हैं इसकी अपेक्षा, सोडियम की अपेक्षा बेहद मुश्किल जॉब है। इसी तरह से एल्यूमिनियम को अगर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो इट नीड्स राउंड अबाउट 3158 किलो जूल पर मोल एनर्जी। सो हमें साफ दिख रहा है कि एल्कली मेटल्स जो सोडियम वाला ग्रुप है वो उनका बिग साइज और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इनके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के सिवाय, तो दोनों फैक्टर्स के कारण दे लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। सो इट इज वेरी इजी टू मेक देयर कैटायन। एल्कली मेटल्स का कैटायन बनना जो है वो बहुत कम खर्चे वाला, उसमें हमारा एनर्जी का खर्चा बहुत कम हो रहा है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जब कैटायन बनना है तो उसमें एनर्जी का खर्चा ज्यादा होगा। उससे आगे बोरोन का ग्रुप है, वहां से अगर कैटायन बनना है, एल्यूमिनियम बोरोन के ही ग्रुप को बिलोंग करता है, तब कैटायन बनाना और भी ज्यादा एनर्जी के खर्चे वाला काम है। और नेचर में आप ये याद रखें कि जहां पे एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है नेचर की, तो वो प्रोसेस, उस प्रोसेस का होना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। सो कैटायन जब भी कोई बनेगा तो ऐसा एटम जो है कैटायन बनने के लिए सूटेबल रहता है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो, कि एटम से कैटायन बनाते बनाते ही इतना ज्यादा एनर्जी के एक्सपेंडिचर ना हो जाए कि बाकी प्रोसेस करना ही थोड़ा मुश्किल हो जाए। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि एटम खुद नहीं खर्च करता, एटम के पास ये एनर्जी नहीं होती, इसके ऊपर खर्च होती है, तो इसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। इट हैज टू बी मेट आउट फ्रॉम आउटसाइड द एटम। अब सेकेंड चीज है कि जैसे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्लोराइड बना। जब कोई एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपनी गैसियस स्टेट में एक्सेप्ट करता है तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है यहाँ पे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड फॉर्चुनेटली इसका साइन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट यूजुअली बहुत से एटम्स के लिए इसका साइन क्या होता है? नेगेटिव। मीन्स नेगेटिव का मतलब कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह ये खर्चा नहीं है। दिस इज आमतौर पे रिलीज ऑफ एनर्जी। तो अब हमें मालूम है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के टाइम पे तो खर्चा हुआ है, और जब आप किसी एटम को इलेक्ट्रॉन खिलाएंगे तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी। सो वो वाले एटम्स एनायन बनने के लिए, अभी हम क्या कर रहे हैं? एटम को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एनायन। तो एटम से एनायन बनने के लिए वैसे एटम्स सूटेबल होते हैं जहां पे काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हो। एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन नेगेटिव होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड काफी हाई होना चाहिए। और इस मामले में आपको याद होगा शायद कि हैलोजेंस जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मैक्सिमम नेगेटिव। ये हमने रिसेंटली पिछले चैप्टर में ये चीज पढ़ी है। तो जब क्लोरीन को आप एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करते हैं, इट गिव्स आउट -348 किलो जूल पर मोल। सो Na को Na पॉजिटिव बनाते वक्त आपका एनर्जी का खर्चा हुआ था 495 किलो जूल।
495 किलो जूल ये खर्चा हुआ था। उसमें से काफी ज्यादा खर्चा अभी तक मीट आउट हो रहा है, क्योंकि इसका जो है -348 किलो जूल तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, खर्चा कम हो, आमदनी ज्यादा हो। यानी कि जिसको आपने जिस एटम का केटायन बनना है उसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, एंड जिस एटम ने एनायन बनना है इट शुड हैव हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दोनों चीजें हमें फिलहाल तो सूट करती हैं कि खर्चा कम से कम हो और जितना खर्चा हो भी वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ही मीट आउट हो जाए ज्यादा से ज्यादा। जैसे अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ऑक्सीजन में, तब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको अल्टीमेटली वी हैव टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को, तब इसका O2 नेगेटिव यानी कि ऑक्साइड बनता है। और इस प्रोसेस में डेल्टा H जो है दैट इज -551 किलो जूल पर मोल। सो ये भी काफी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ऐसे वाले एटम्स भी, यानी कि हेलोजन्स हो गई आपकी, हेलोजन्स से प्रीवियस ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन वाला है, इनकी भी काफी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। कुछ हद तक नाइट्रोजन वाला ग्रुप जो है उसकी भी काफी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो दे आर वेरी सूटेबल फॉर बिकमिंग एनायन। और इस सिलसिले में एक और नई टर्म अब सामने आ रही है, दैट इज लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी कह देते हैं उसको। व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? जैसे मान लीजिए Na ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na पॉजिटिव बना लिया, Cl ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl नेगेटिव बन गया वो। अब जब ये 1 मोल सोडियम पॉजिटिव 1 मोल Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करेंगे तो इनके बीच क्या होगी? अट्रैक्शन। और मैंने आपको पहले ही बताया है जहां पे अट्रैक्शन होती है वहां से क्या होता है? रिलीज ऑफ एनर्जी। सो आप लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी को क्या समझ सकते हैं? कैसे डिफाइन करेंगे हम? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ gaseous cations and anions combine to give 1 mole of ionic compound। के 1 मोल NaCl बनाने के लिए आपको 1 मोल Na पॉजिटिव चाहिए और 1 मोल Cl नेगेटिव चाहिए। तो यही मैं कह रही हूं कि द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ gaseous cations and anions combine together to give 1 mole of ionic compound. So that amount of energy released is called lattice enthalpy या lattice energy. Lattice enthalpy and lattice energy further depends upon 2 factors. One is charge on ions and second factor is साइज ऑफ आयंस। चार्ज ऑन आयंस को देखिए बड़ा सिंपल है इसको समझना कि Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ये आपके सामने 3 अलग अलग तरह के केटायंस हैं। और मान लीजिए इनको अट्रैक्ट करने को क्या है? Cl नेगेटिव एनायन है। तीनों को अगर कंपेयर किया जाए, Na पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, ये तो अट्रैक्ट करेगा Cl नेगेटिव को, लेकिन मैग्नीशियम पे सोडियम से डबल चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा मैग्नीशियम और क्लोराइड के बीच। और एल्यूमिनियम पे तो ट्रिपल चार्ज है सोडियम की अपेक्षा, तो एल्यूमिनियम Cl नेगेटिव को उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांगली
अट्रैक्ट करेगा। सो बड़ा सिंपल सी बात है कि केटायन हो चाहे एनायन हो, Cl नेगेटिव की जगह अगर SO4 2 नेगेटिव होता तो उसको ये ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते, क्योंकि SO4 पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव। सो केटायन हो या एनायन हो, जितना हाई चार्ज होगा उतनी ही उसकी अट्रैक्टिंग पावर भी ज्यादा होगी और दूसरा भी उसको उतना ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। Cl नेगेटिव भी Al3 पॉजिटिव को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे कम दिख रहा है तो इसको कम अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे कम दिख रहा है तो इसको कम अट्रैक्ट करेगा। और जितनी कम अट्रैक्टिव फोर्स होगी उतनी ही कम लेटिस एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी आयंस के बीच उतना ही हाई लेटिस एनर्जी होगी। सो हम क्या याद रखेंगे, फॉर हाई लेटिस एनर्जी चार्ज ऑन द आयंस वेदर केटायन और एनायन, केटायन हो चाहे एनायन हो, चार्ज क्या होना चाहिए, उनपे हाई होना चाहिए, तब लेटिस एनर्जी जो है वो हाई होगी। और लेटिस एनर्जी का साइन रिलीज ऑफ एनर्जी है, तो लेटिस एनर्जी का साइन डेफिनेटली क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। ये चीज मैंने शायद पहले मेंशन नहीं की, बट आप वैसे ही याद रखा करें कि रिलीज मीन्स नेगेटिव और एब्जॉर्प्शन मीन्स पॉजिटिव। साइज ऑफ आयन, अब देखें, ये मान लीजिए एक केटायन है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, और ये और केटायन है, इसके ऊपर भी 1 पॉजिटिव चार्ज। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। अब यहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाई साइज, 1 डिवाइडेड बाई साइज। तो 1 डिवाइडेड बाई बिग साइज, एक पॉजिटिव चार्ज इतने बड़े केटायन पे फैला हुआ है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज छोटे से केटायन पे फैला हुआ है, तो यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी कम होगी। और जब आपके पास चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी तो आपकी हायर द चार्ज डेंसिटी, हायर द चार्ज डेंसिटी ग्रेटर will be the attracting power. आप में अगर चार्ज डेंसिटी कम है तो आप किसी को कम अट्रैक्ट कर पाएंगे और आपको भी कोई कम अट्रैक्ट करेगा। जैसे यहां पे चार्ज डेंसिटी कम है, यहां पे हाई है। सो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के लिए क्या सूट करता है, छोटा साइज। तो छोटे साइज में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। सेम चार्ज वालों को अगर कंपेयर किया जाए तो अगर ये डिफरेंट चार्ज हो तो फिर डिफरेंट चार्ज में हमने पहले डिस्कस कर लिया कि हायर चार्ज इज प्रेफर्ड। सो हाई लेटिस एनर्जी के लिए क्या सूट करता है, क्या बेटर है कि आयंस पे चार्ज हाई हो और उनका साइज स्मॉल हो। वैसे चार्ज जब हाई होगा तो साइज ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आपका साइज स्मॉल होगा तो 2 लूज करके और स्मॉल हो जाएगा, 3 लूज करके और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो दीज आर द 2 फेवरेबल कंडीशंस फॉर रिलीज ऑफ गुड अमाउंट ऑफ लेटिस एनर्जी। अब हमें पता है कि लेटिस एंथैल्पी ये भी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी नेगेटिव है। और इसको आप एक तरह से कह सकते हैं, नेगेटिव का मतलब ये भी एनर्जी की कमाई है और ये भी कमाई है। और खर्चा क्या है हमारा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये प्योरली खर्चा ही है। सो कोई भी आयनिक कंपाउंड तब बन पाएगा यदि सम ऑफ लेटिस एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब टोटल आमदनी खर्चे से ज्यादा होगी, तभी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। ठीक वैसे ही कोई भी आयनिक बॉन्ड नेचर भी उसी काम को होने देती है जिसमें फायदा ज्यादा और लॉस थोड़ा कम हो। फायदा लॉस से आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। आप ये मानिए, आमदनी ज्यादा खर्चा कम, आमदनी एनर्जी की, खर्चा
एनर्जी का खर्चा है। इन तीनों में खर्चा ये आयनाइजेशन एंथैल्पी था और ये दोनों आमदनियां थी। फिर से एक बार क्विकली मैं आपको बता दूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होने के लिए साइज ऑफ एटम हाई होना चाहिए और बाय लॉस ऑफ 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम जो है इट शुड रिक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तब आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी। और किसकी लो होती है? फर्स्ट ग्रुप जिसको एल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड वालों के भी, मतलब पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं एल्कली मेटल्स हो गए आपके, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए, इवन बोरोन वाला ग्रुप जो है 13 या फॉर दैट मैटर जितनी भी मेटल्स हैं डी ब्लॉक वाले भी, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल वाले एटम्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है और डाउन द ग्रुप तो वो और ज्यादा लो होती जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी लो है? हाई है, सॉरी, सबसे ज्यादा हेलोजन्स की, उससे कम फिर हेलोजन से पिछला ग्रुप, उससे पिछला ग्रुप नाइट्रोजन वाले ग्रुप की भी कम है, मतलब हाई है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी काफी ज्यादा जो है इस एक्सपेंडिचर को मीट आउट कर सकती है और इट इज बेटर टू हैव हायर एंड हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। और फिर तीसरा फैक्टर क्या है? क्या हाई होना चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो, जितना पॉसिबल हो उतना लो हो। और ये कितना होना चाहिए? हाईली नेगेटिव, ये भी हाई होने चाहिए और ये भी हाई होनी चाहिए। और लैटिस एंथैल्पी के हाई होने के लिए क्या बेटर है कि जो केटायन या एनायन है उनके चार्जेस हाई हों लेकिन साइज छोटा हो, चार्ज बिग और साइज छोटा। अगर ये सारी कंडीशंस होंगी तब आयनिक बॉन्ड बन पाएगा, अदरवाइज दो एटम्स के बीच आयनिक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी।